चलिए, हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रहा है और हिस्ट्री क्लास में हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। एक कक्षा हो गई थी चोल साम्राज्य के बारे में, आज दूसरी कक्षा है, उधर है। ठीक है, तो आज चोल साम्राज्य जैसे कुछ आइडियाज दे देते हैं। जैसा कि माना जाता है चोल साम्राज्य के जो शासक थे या चोल साम्राज्य के जिसने स्थापना की थी, पहले वो सामंत के रूप में काम करते थे। और वो सामंत के रूप में काम करते थे किसके यहाँ? पल्लवों के यहाँ। किसके यहाँ काम करते थे? पल्लव। सामंत करने का मतलब होता है कि आपका एक छोटा भाग दे दिया गया, उस राजा के अंदर में उसे कंट्रोल कीजिए और उसका जो आय होगा वो राजा को दे देना है। तो जब आपका पल्लव शासन समाप्त होने की कागार पर हुआ, तो जो उसके यहाँ सामंत के रूप में कार्य करते थे, उन्होंने एक साम्राज्य की नींव डाली और उस नींव साम्राज्य का नाम पड़ा चोल वंश। कौन सा वंश पड़ा? चोल वंश। चोल वंश जो था मानव मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत में बहुत कम कर पाए, लेकिन ये बहुत सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते थे ये दक्षिण भारत के। ठीक है, तो उसी में से चोल साम्राज्य की जो संस्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था विजयालन। क्या नाम था? विजयालन था। और चोल साम्राज्य जो धीरे धीरे अस्तित्व में प्रारंभ हुआ था वो 8वीं सदी से आया था, लेकिन पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया 9वीं सदी में। कब आया? 9वीं सदी में। और उन्होंने अपने साम्राज्य पर मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार जो किया लगभग 300 वर्षों तक। इसीलिए बोला जाता है कि 9वीं सदी से 12वीं सदी तक उनकी शासन व्यवस्था रही चोल साम्राज्य का। ठीक है, तो चोल साम्राज्य जब आए तो मुख्य रूप से उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ कुछ भागों पर अधिकार किया। वो दक्षिण भारत का अधिकार था तमिलनाडु और कौन कौन सा था बोलो? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये जो साउथ का भाग पड़ता है, यही भाग पर अपना मुख्य रूप से अधिकार किए थे। कौन कौन सा था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इन्होंने जब हुआ तो जैसा कि आपको बताए थे चार्ट का माध्यम से कि जो चोल साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य के वंशज अपने पारिवारिक कर्म से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस साम्राज्य का जो संस्थापक माना गया जाता था वो विजयालन थे। और अगर बोलेगा चोल वंश का प्रथम शासक जो बनने वाले थे वो कौन थे? आदित्य प्रथम बोला गया था। और अगर बोला जाता चोल वंश का अंतिम शासक तो क्या नाम था? राजेंद्र तृतीय। कौन बने थे? राजेंद्र तृतीय बने थे। और अगर इसमें बोला जाए कि पूरे चोल साम्राज्य में सबसे प्रतापी शासक था तो उसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम। क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि चोल साम्राज्य में जब राजेंद्र प्रथम का शासन हुआ तो उस समय चोल साम्राज्य एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी। विकास के मतलब पूरी तरह डेवलप हो चुके थे। यही कारण है कि जो आपका था राजेंद्र प्रताप ने जो चोल साम्राज्य का जो राजधानी थी कहां थी राजधानी? तंजौर। उस तंजौर से ले जाकर के कहां पर कर दिया? गंडे कोच चोलपुरम में ले गया। इसलिए किया गया क्योंकि गंगा के समवर्ती भाग को भी उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो आगे चल के इस प्रकार आगे चल के जितने भी पारी से चोल साम्राज्य के शासक हुए उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को चलाई। ठीक, अगली अब आज पढ़ेंगे कि चोल साम्राज्य जब अपनी शासन व्यवस्था चल रही थी तो उनकी प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रशासनिक इकाई मतलब एक राजा चोल साम्राज्य के जो हुआ करते थे वो अपनी प्रशासन व्यवस्था को किस प्रकार चलाए जाते थे। उसके जमाने में भूमि होता था तो किस प्रकार का कर लिया जाता था, उनकी भूमि किस किस भागों में विभाजित हुआ करती थी उसके बारे में मतलब मुख्य रूप से आज हम लोग चोल साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि आपको बोला गया है, यहां पर बोर्ड में भी लिख दिया गया है कि चोल साम्राज्य में भाग लेने वाले जो उच्च अधिकारी जो हुआ करते थे उसको कहा जाता था पेरुंदलम। क्या कहा जाता था? सॉरी, पेरुंदलम। क्या कहा जाता था? तो उच्च अधिकारी मतलब समझते हैं, इसमें आम जनता नहीं, जो शासन व्यवस्था को कंडक्ट करने वाले पब्लिक हुआ करते थे, लोग आते थे। उसी तरह उच्च अधिकारी, जैसे आप लोग बोल रहे उच्च अधिकारी की पढ़ाई कर रहे हैं मतलब वीडियो बनिएगा, सीओ बनिएगा, क्या बोलते हैं आपका माने 3 स्टार दरोगा बनिएगा। फिर उसके बाद जितने भी उच्च अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी ऑफिसर ग्रेड मतलब वो क्या होते हैं? वो जो होता है राज्य की कंट्रोल व्यवस्था देखते हैं और उसको हेल्प करने के लिए नीचे में सारे स्टाफ होते हैं।
तो उसी प्रकार बोला गया जो चोल साम्राज्य में हुआ करते थे उसमें उच्च अधिकारी का एक पोस्ट होता था, उस उच्च अधिकारी का कोई नाम दिया गया था और उस नाम को क्या कहा जाता था, पेरुंदलम, क्या कहा जाता था, ठीक। और उसमें कुछ निम्न अधिक श्रेणी के अधिकारी होते थे, निम्न श्रेणी मतलब उच्च अधिकारी की सहायता करने के लिए, जो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि डीसी बन गए जिला अधिकारी, तो जिला अधिकारी के लिए एएसओ होगा, एसडीओ होगा, फिर उसका नीचे सहायता करने के लिए वीडियो होगा, वीडियो के नीचे बाद कर्मचारी होगा, फिर आम पब्लिक होगा। तो उसी प्रकार उसके साम्राज्य में जो निम्न अधिकारी हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था, शेरुंदलन, क्या कहा जाता था, ठीक। तो याद रखिएगा उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, पेरुंदलम, और निम्न अधिकारी को शेरुंदलन कहा जाता था। उसके बाद लेखों से कुछ उच्च अधिकारी को लिखने वाले जो कुछ अधिकारी हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था, उड़न कुटलम, क्या कहा जाता था, उड़न कुटम, कुटलम नहीं, उड़न कुटम कहा जाता है। देखो लास्ट में जो साउथ का नाम जितना भी आएगा ना म लास्ट में रहेगा, ठीक है, कांचीपुरम रहता था, इस तरह एक आइडेंटिटी है। बोला जाता था जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी, मतलब जो उड़न कुटम बोला जाएगा तो इसका अर्थ होता था वैसे अधिकारी जो हमेशा राजा के पास हुआ करते थे, मतलब राजा जो आदेश देते थे उस आदेश का पालन करना, करवाना, वो और सब उनका मुख्य कार्य होता था, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था वो मंडलों में डिवाइड था, ठीक है। तो वही बोला गया संपूर्ण चोल साम्राज्य था वो 6 मंडलों में या 6 प्रांतों में विभाजित था। जैसे हम लोग रहते हैं क्या होता है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार में रहते हैं, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, फिर उसके बाद संथाल, सब अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। हेलो मॉर्निंग 10 बजे सही, 10 बजे 12 बजे तक, ठीक। आप आइएगा किधर से, अभी नहीं कहां खड़ा होते, आप बोलो जल्दी, कहां पर आप कहां बोला, अच्छा ठीक है तो बता दो कहां है, शुरू बोलते कहां है, आप कोचिंग में होगी क्लास में, चलो देखो तो यहां पर जो होता था पूरा चोल साम्राज्य जो होता था वो कितने मंडल में विभाजित होता था, 6 मंडल में होता था। तो मंडल में कोई भी राज्य को विभाजित करने का मतलब है, जैसे अभी हम लोग झारखंड, झारखंड में टोटल विधानसभा की सीट कितना है, 81, 81 है, मतलब हर एक विधान मंडल एक बना हुआ है, ठीक है, एक विधानसभा बना हुआ है। तो विधानसभा क्यों बना गया कि वहां का कंट्रोल, एक राज्य को छोटे छोटे विधान मंडलों में विभाजित कर दिया गया, जिससे वहां कंट्रोल व्यवस्था क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, मुख्यमंत्री जो बनेंगे तो उसको पूरा कंट्रोल करने में सहूलियत होगी। तो उसी प्रकार जो चोल साम्राज्य था उसी प्रकार चोल साम्राज्य के जितने भी प्रांत थे वो कितने मंडल में डिवाइड हो गए थे, बट 6 मंडल में आपका विभाजित हो गया था। तो इससे क्या हुआ था कि राजा को जो शासन व्यवस्था था उसको चलाने में क्या होती थी, मदद मिलती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चोल साम्राज्य में आपका जो होता था कितने, चोल साम्राज्य पूरे कितने मंडलों या प्रांतों में विभाजित था, बोलो कितने में, 6 में विभाजित था। तो देखो इस मंडल को देखो फिर अलग अलग होता था, जैसे हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र, अभी हम लोग कौन सा विधानसभा क्षेत्र है वर्तमान में जहां है, अरे हजारीबाग विधानसभा ना, भगवान बचाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है, जिला आते हैं,
जिला के अंदर में क्या आता है, प्रखंड आता है, प्रखंड के अंदर में क्या आता है, गांव आता है, छोटे छोटे इकाई में विभाजित होते जाता है। तो सेम कंडीशन यहां भी राजा चोल समय। देखो हमेशा याद रखना कि कोई भी शासक लंबे समय तक राज्य तभी करेगा जब उसकी प्रजा संतुष्ट रहती है। तो वो प्रजा कब तक संतुष्ट रहेगी, जब वो छोटे छोटे इकाई में सही तरीका से संतुलन व्यवस्था चलाएंगे। तो इसी कारण चोल साम्राज्य ने 300 वर्षों तक शासन करने का वजह था कि इन्होंने प्रशासनिक स्थायी इसकी बहुत मजबूत थी। इन्होंने प्रशासनिक स्थायी को एकदम जमीन स्तर तक, आम जनता तक लेके गया था, जिसके कारण हर जनता का समाधान हुआ करता था, जिससे राजा संतुष्ट हुआ करते थे। सपोज दैट आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी समझ लो मुख्य रूप से अभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होगा, बिजली टाइम पर मिलना, पानी मिलना, रहने की व्यवस्था, साफ सफाई, वातावरण रहना। यही माल अगर मान लो बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, साफ सफाई नहीं मिलेगा, तो आप क्या हजारीबाग में स्टे करके पढ़ पाइएगा? तो बोले यहाँ ठीक नहीं, कोई दूसरा जगह अच्छा होगा एरिया में हम पढ़ेंगे वहां पर। तो वही बेसिक सुविधा, मतलब आपकी आम जनता की समस्या का समाधान। तो आप जाइएगा अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी को बोलने के लिए, नहीं सर मेरा मोहल्ला में बिजली नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, तो यहाँ का वार्ड सदस्य को बोलिए, यहाँ का लोकल विधायक को बोलिए, वो बात को वहां रखेगा। तो सेम कंडीशन यहां था। सही, कौन से समझ में आई बात? तो इसीलिए बोला गया संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था, 6 भाग में आपका बटा हुआ था। और आगे जिसको क्या कहा जाता था, मंडलम में कहा जाता था, और आगे चल के जो मंडलम को कहा जाता था कोट्टम, क्या कहा जाता था, कोट्टम। और कोट्टम को किसमें विभाजित किया गया था, नाडु में। और नाडु को भी विभाजित किया गया था, किसमें किया गया था, कुर्मों में। किसमें विभाजित किया गया था, कौन से सही मारी है? तो ये जो था साउथ में जो चोल साम्राज्य चल रहे थे, उसने अपनी प्रशासनिक इकाई को विभाजित कर दिया था, जिससे कि वो अपनी प्रशासनिक इकाई को सही तरीका से चला सके। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात यहां तक? उसके बाद देखो नाडु की स्थानीय सभा को, जो स्थानीय सभा मतलब समझते हैं ना क्या होता है स्थानीय सभा, बोलो। स्थानीय सभा का मतलब ये होता है कि जहां पर जनता लोग का आम मीटिंग बुलाया जाता है, क्या प्रॉब्लम है उसकी सारी सुनवाई एक जगह, जिससे अभी लोकल भाषा में मुख्यमंत्री लोग आयोजित करते हैं जनता दरबार। जनता दरबार मतलब समझते हैं ना, नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता। जनता दरबार मतलब ऐसा दरबार जहां पर मुख्यमंत्री डायरेक्ट पब्लिक की समस्या को सुन सकता है और ऑन स्पॉट निदान कर देता है। जैसे अभी आपकी समस्या है, अब सपोज कीजिए आप मुखिया को बोल रहे नहीं सुन रहा, सरपंच को बोल रहे, थाना को बोल रहे, बीडीओ को बोल रहे, कोई नहीं सुन पा रहा, तब क्या होता है, एक मुख्यमंत्री के द्वारा या न्यायिक प्रशासनिक इकाई के द्वारा एक जनता दरबार लगाया जाता है। उसका काम ये होता है कि डायरेक्ट अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के पास पहुंचा सके, डायरेक्ट उस समस्या को डीसी के पास पहुंचा सके, उसका बीच में किसी के मध्यस्थता नहीं, तो उसकी कार्रवाई हो जाती है। तो सेम उसी प्रकार नाडु की जो स्थानीय सभा होती थी, जनता की जो समस्या को सुनने के लिए जगह जगह पर मीटिंग कमेटी बुलाई जाती थी, उसी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नाटूर। क्या कहा जाता था, नाटूर। और नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था, नगर तार। क्या कहा जाता था, नगर तार। जैसे शहर में रहते हैं तो शहर का कोई समस्या होता है तो मीटिंग बुलाते हैं, चलिए जी मीटिंग कर रहे, सेमिनार। और गांव की जो समस्या होती थी, एक गांव वाला एक मोहल्ला वाला बैठ के एक पेड़ का नीचे बैठ करके समस्या का समाधान कर लेते थे। कौन से सही मारी बात? तो उसी प्रकार नाडु की स्थानीय समस्या क्या कहा जाता है, सभा को नाटूर। नाडु से बना नाटूर और नगर से बना नगरता। कौन से समय मारी बात? आइए इसके बाद देखो यहां से मुख्य विशेषता चाहिए। तो जनरल सी बात है, ये सारे बातों से आप लोग परिचित थे, जो हमारी परंपरा से चली आ रही थी, आज भी वही काम हो रहा। भले हम लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, वो व्यवस्था का आधार यही था, क्योंकि उस जमाने में भी परिशिक्षण क्या बोलते हैं, व्यवसाय का मुख्य साधन दो ही था। सबसे प्रमुख साधन कृषि, उसके बाद पशुपालन, फिर आगे चल के व्यापार डेवलप हुआ। तो आज भी भारत हम लोग का कृषि प्रधान देश है। कहने का मतलब अगर यहाँ की कृषि अच्छी हुई तो यहाँ का इकोनॉमिक ऊपर उठेगा, अगर कृषि अगर अच्छी नहीं हुई, पैदावार अच्छी भारत का, तो आर्थिक व्यवस्था घट जाएगी।
जिसे हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेट, इकोनॉमिक बोले जाता है ना कि इस साल का कितना वृद्धि दर रहा, घटा, वो सभी व्यवस्था है। तो बोला गया स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, जो हमने अभी बोला, क्योंकि इसकी यही विशेषता की वजह से इन्होंने 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक लगभग 300 सालों तक शासन किया। अगर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो इतने लंबे समय तक ये शासन नहीं कर पाते। कौन से सही में आई बात? आगे आगे बोला गया है, और बोला गया था सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी। सर्वसाधारण मतलब आम जनता की एक समिति। आप लोग भी अपना समिति चलाते हैं? समिति नहीं चलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, ग्रुप। जैसे मान लो कि 10 लोगों का ये होता है, ग्रुपिंग बना लिए, ठीक है, हमारे मोहल्ले की जो समस्या रहेगी हम समाधान कर देंगे। अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद पूरा टोला के ले जाएंगे, टोला का नहीं आएगा तो पूरी बस्ती के ले जाएंगे, पूरा बस्ती का नहीं हुआ तब पंचायत के बाद, तब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसी प्रकार और जो हुआ करता था उस समय सर्वसाधारण मतलब एकदम सिंपल साधारण आम जनता की एक समिति हुआ करती थी। बोला जाता था जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। मतलब सपोज कीजिए कि आप भी करते वही गांव में करते हैं ना। मान लीजिए पूरा गांव में बहुत एक दो गोतिया होतिया कर 10-20 लोगों का जमीन है। अब 10-20 लोगों का जमीन है तो वो क्या होता था, क्या हर किसान हर खेत पर कुआं खनता था? गांव में देखिए खनते हुए, मंडी हिलाता, हर खेत में खनता है, वो देख लेता है कि नहीं यहां उस कुआं से कम कितना पानी से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो क्या होता था, सारे लोग मिल जाते थे, ठीक है, सहमति से कि आम सहमति से कि ठीक है ये जमीन में कुआं खनेंगे। तो झगड़ा होता था कि मेरा जमीन में कुआं खनेगा, मेरा जमीन बर्बाद हो जाएगा। तो उससे क्या होता था, उस कुएं से जितने लोग पानी लेंगे उसके बदले में थोड़ी थोड़ी जमीन दे दिया करते था सर्वसाइकी से, जिससे कोई झगड़ा नहीं होता था। कुआं एक जगह से, वहां से सभी को इस पानी का सिंचाई करते थे, है ही ना करते थे। तो यही हुआ था, उर का काम हुआ करता था। उर का काम जो चोल वंश में हुआ करता था, गांव में कहां पर तालाब खोदना, तालाब मतलब सिंचाई की व्यवस्था करना है, ये सभी व्यवस्था का निगरानी जो करना है। अब जमीन मांगेगा तो जमीन कोई देगा। अब मान लो पूरा एकदम कीमती जमीन रोडे पर वाला मांगेगा, कोई रोड पर कुआं खनने देगा? बोलेगा नहीं हमरा चाहिए कुआं हुआ, हम बोरिंग करा लेंगे अपना पर्सनल। तो ऐसा जमीन जहां से किसी जमीन का नुकसान ना हो, सर्वसम्मति से अधिग्रहण करना। तो ये सभी जो काम हुआ करता था चोल साम्राज्य में, किसका काम हुआ करता था? और का काम हुआ करता था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? उसके बाद अगला जो हुआ करता था सभा और महासभा। तो आप समझते हैं ना सभा और महासभा, अभी बहुत हाईलाइट है, चुनाव का टाइम हो रहा, अभी एकदम सभा और महासभा पूरा होगा। तो देखो सभा और महासभा क्या होता था, यह मूलतः आग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा हुआ करती थी। जैसा कि साउथ में ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ माना जाता था, हुआ करती थी, जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरू मक्कलम, मक्कल क्या कहा जाता था? पेरू मक्कल कहा जाता था। तो किसके सदस्यों कहा जाता था? जो सभा और समिति के सदस्य बनते थे उसको क्या कहा जाता था? आपका पेरू मक्कल। और ये आमतौर पर किसका कौन होते थे? ब्राह्मण समाज के लोग हुआ करते थे, ठीक। और ये सभा जो होता था किस नाम से जाना जाता था? वरियम। किस नाम से? वरियम। मरियम नहीं बोलिएगा, मरियम नाम है, ये क्या है आपका? कृष्ण समिति का नाम है, हाँ मरियम नाम है, हाँ मरियम होगा, मरियल नहीं बोल दीजिएगा, लॉ जोड़ देंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। मरियल बोले, मरियल है क्या? मरियम, ठीक है। तो यहां पर वरियम बोले थे ना, साउथ के जितने भी नाम रहेंगे उसके लास्ट में म रहेगा, ठीक। तो वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य का संचालन करते थे। और व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम। मतलब याद रखिए, इसका ट्रिक्स बता देते हैं, कभी भी इस तरह का रहेगा। और चोल साम्राज्य के बारे में कोई भी पूछा जाएगा तो लास्ट में मां का उच्चारण जरूर रहेगा। अगर किसी ऑप्शन में एक ही को मिला तो मार दीजिए धड़क सीना। ये मतलब एक तुक्का मारने का लॉजिक ये रखिएगा, नहीं रहेगा तो आप तो जान रहे कि जितना भी चोल साम्राज्य में कांची, कांचीपुरम, ठीक, कंजोर, फिर लास्ट में इसने अपनी राजधानी चेंज किया, वहां भी लास्ट में म, हर जगह लास्ट में इसका म का उच्चारण हो रहा। लॉजिक समझ में आ रही है? तो व्यापारियों लोगों की जो सभा होती थी उसे क्या कहते हैं? और अभी हम क्या था, व्यापारी लोग का जो सभा होता है व्यापारी संगठन, बोलते हैं संगठन। आज स्ट्राइक रहेगा, स्ट्राइक। तो उसी प्रकार सबका कम्युनिटी बना हुआ था। इससे फायदा ये होता था कि हर समुदाय लोगों की समस्या
ना अलग अलग सुन करके इकट्ठे में पता चल जाता था, उसका सोल्यूशन हो जाता था। नहीं तो उस तरह हर आदमी की समस्या को सुनना पड़ता। जैसा पूरा ग्रुप 20 लोगों का है, 20 लोगों का कोई समस्या वहां तक समाधान हुआ तो ठीक, उसी में से कोई एक जन बोलता था एक का समस्या समाधान, तो 20 का प्रॉब्लम सोल्यूशन, क्योंकि वही समस्या हुआ करती थी। ठीक है, ये तालाब खुआना पर्सनल पर्सन काहे बोलेगा, अच्छा ठीक है जी 20 लोगों का एक जगह जमीन है, तालाब खुल गया। तो गांव में जो व्यवस्था चलती है, पंचायती राज्य व्यवस्था इसी पर आधारित होती है ना, तालाब खुदाना, कुआं खुदाना, नलकूप लगाना, कहाँ पीसीसी रोड बनाना, यही से बेसिक समस्या लोग का होता है। तो इसी प्रकार की ये जमीनी स्तर पर काम करते थे। तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई के बारे में। कौन से सही मारी है, आगे देखो। इसके बाद देखो, जब भी कोई प्रशासन लेगा, तो जब आप उसके भूभाग पर आप काम करेंगे तो कुछ चीज से टैक्स होना चाहिए। अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो राजा का आमदनी कैसे होगा, आमदनी होगा। उसके पास सेनाएं रहते थे, अधिकारी रहते थे, उसका कैसे होगा भरण पोषण। सेना को तनख्वाह नहीं देगा, वो खड़ा रहेगा डंडा लेके, बोलेगा तनख्वाह नहीं। झारखंड में बेचारा लोगों को 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं देता, देता एक के बाद 6 महीने का एक ही बार दे देता है। बेचारा किसी तरह रोजी रोटी काट के चलाता है, और एक ही बार जैसे दे दिया तनख्वाह, तब पूरा 4 व्हीलर खरीद लेता है। टीचर लोग का बहाली हुआ, एक ही बार दे दिया 4 महीना गदगद, पूरा एकदम निहाल। तो झारखंड में एक ही बार तनख्वाह एक करके नहीं देता, बोलता है यहाँ के लोग एक ही बार खाता है, डेली नहीं, हाँ एक ही बार खाएगा, सुता रहेगा। अभी सरकारी विभाग में झारखंड का नौकरी होगा तो स्टार्टिंग का 3-4 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो अपना दुकान बुक कर लेना, राशन दुकान। अरे सरकारी अधिकारी समझते हैं ना, 6 महीने के बाद तनख्वाह भी करेगा, एक ही बार दे दीजिए उसको पैसा। ठीक, उससे क्या होगा, पैसा खर्च नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं रहते तो थोड़ा थोड़ा चलाते हैं कि नहीं, आप महीना में एक के बार 1 लाख सैलरी आवे लगेगा तो तुरंत खत्म हो जाए, कर दीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये लान फान पूरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार जो राजा हुआ करती थी, उसकी आय का मुख्य स्रोत होता था टैक्स। और आज भी हम लोग वर्तमान में टैक्स देते हैं, किसी भी सरकार का आमदनी का जरिया टैक्स ही होता है ना। जैसे वर्तमान स्थिति में जो आप जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, उस टैक्स से आपका रोड बनता है। आपने जितनी भी प्रशासनिक होती है, जैसे पुलिस अधिकारी, डीसी, ये सभी का तनख्वाह जो होता है एक आम जनता के टैक्स से ही दिया जाता है। जितने भी अधिकारी है उसकी सैलरी किससे मिलती है, आपके एक आम पब्लिक से जो टैक्स लिया जाता है उसी से दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये सिस्टम पुराने जमाने में भी थी। तो उस जमाने में जो राजा हुआ करते थे चोल साम्राज्य के, वो टैक्स की परंपरा क्या करते थे, जितने भी भूमि का उपज होता था उसका 1/3 भाग ही लेते थे। मतलब अगर 1 रुपया उपज होगा सामान, तो उसमें 30 पैसा जो देना पड़ता था वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और आज भी आप अपने जमीन का टैक्स देते हैं, उस टैक्स का नाम है मालगुजारी। गांव में जाते रसीद कटाते हैं ना, कभी गांव जाते तो देखिएगा मालगुजारी कटाते हैं। तो मालगुजारी करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जमीन पर जो उपजाऊ करते हैं, उस उपजाऊ का एवज में राज्य सरकार को टैक्स देते हैं। देखिए कितना आता है, पूरा भी कितना आता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ऐसे टैक्स आता है। हर सालाना कटाओगे तब, क्योंकि बहुत मिनिमम टैक्स रहता है, जो एकदम शुरू से चला आ रहा है वही टैक्स, उसमें कोई इजाफा नहीं है। ठीक, तो वो जो होता था चोल साम्राज्य में भूमि उपज का कितना टैक्स लिया जाता था, 1/3 भाग। 1/3 भाग मतलब अगर 100 रुपया का उपज होगा तो 30 पैसा आपको टैक्स में देना पड़ेगा, बाकी आप अपने अपने जीविका में चलाइए। तो देखो, चोल काल में जो भूमि हुआ करते थे, भूमि का अधिग्रहण अलग अलग टाइप से हुआ करता था। याद रखिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आया, इसीलिए आपको लिख दिया गया है कि इस भूमि को जिसके अधीन में हुआ करता था उसे क्या कहते हैं। पहला नाम होता है वेल्लनौगाई। ठीक है, ये उस भूमि को कहा जाता था जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण के अलावे और भी समुदाय होते थे। आपको बताए थे ना, वर्ण व्यवस्था में समाज 4 भागों में बैठा था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के अलावे जो भी समुदाय होते थे, उन लोगों के लिए जो भूमि हुआ करती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था, वेल्लनौगाई भूमि। ठीक है, उस भूमि को कहते थे। अगला जो होता था, ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती थी। तो बोलेंगे सर ब्राह्मण को भूमि का क्या दरकार पड़ता था, यज्ञ करना, अनुष्ठान कराना, उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, वो भूमि से जो उपज आएगा उसी अनाज को बेच करके ही ना यज्ञ का संसाधन जुटाएंगे। जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा, फेस्टिवल में अभी कोई खेती बाड़ी नहीं करता तो आपसे चंदा लेता है, करेंसी मांगता है, करेंसी ना देते हैं।
सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, चाहे जो भी पूजा हो, तो करेंसी के रूप में देते हैं, वो जमीन से नहीं। तो उस जमाने में जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते थे, तो राज्य में शांति के लिए, तो उसके लिए राजा लोग जमीन दे दिया करता था। उसे हुआ था दान, भूमि दान। तो उस दान को क्या कहा जाता था? भूमि को ब्रह्मदेव, क्या कहते थे? ब्रह्मदेव भूमि। तो ब्रह्मदेव भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था। अगली भूमि को होता था विद्यालय के रख रखाव। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। नालंदा विश्वविद्यालय बताए थे ना कि नालंदा विश्वविद्यालय की जब खर्च होता था वो लगभग 500 गांव के खर्च से होता था। पहले 100 गांव था, धीरे धीरे बढ़ा करके 500 कर दिया गया। तो जितना भी आमदनी का जरिया हुई, तो इनके भी शासन काल में जो विद्यालय, मतलब बच्चा को शिक्षा देना है, अभी सपोज करो एजुकेशन हम ले रहे हैं, उसके एवज में कुछ आर्थिक मदद आप लोगों से लेते हैं हम लोग। तो सेम उसी प्रकार विद्यालय में पढ़ाने के लिए जब बच्चे होते थे, तो आचार्य, टीचर, तो वो भी तो खर्चा पानी चाहिए, क्योंकि खेती करने जाएगा, वो दिन भर पढ़ाएगा तो खेती कब करेगा वो। तो इसीलिए उसके एवज में भी भूमि दिया गया था। तो उस भूमि से जो भी उपज होता था वो विद्यालय की रख रखाव व्यवस्था, टीचर्स, वहां का जितने भी काम होते थे, उस खर्च को चलाया जाता था। तो उस भूमि को कहा जाता था शाला भोग। क्या कहा जाता था? देखो हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाठशाला, बोलते हैं ना, तो पाठशाला से ही बना, क्या बना? शाला भोग। तो शाला भोग का मतलब ही हुआ कि किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। अगर किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि जो दान किया जाता था चोल साम्राज्य में राजाओं को, पब्लिक को, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग। उसके बाद होगा मंदिर भी बनाते थे, जैसे साउथ में वो करते थे, तो मंदिर के उपहार रख रखाव के लिए वहां भी तो जमीन चाहिए। तो उस भूमि को कहा जाता था क्या? देवदान। क्या कहा जाता था? देवदान। मतलब जितने भी मंदिर हुआ करते थे उस मंदिरों की व्यवस्था सही करने के लिए भूमिदान। मतलब यहां पर सारी जमीन को एक भूभाग को डिवाइड कर दिया गया था कि किस कार्य के लिए किस भूमि को लिया जाएगा। उससे राजा को पता चल जाता था कि इस भूमि से क्या, कौन सा जमीन मेरा और किससे काम हो रहा। जैसे अभी आप लोग सपोज दैट पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत जमीन है, मान लीजिए 10 बीघा, 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ मतलब कितना होता है? 25 कट्ठा। समझ में आई बात? 25 कट्ठा का 1 एकड़ और 20 कट्ठा का 1 बीघा। ये भी नहीं पता है, गांव में रहते हैं तो भी फर्जाई लोग जाएंगे बोले जमीन। तो मान लो किसी का जमीन 10 एकड़ जमीन है, ठीक। अब 10 एकड़ में आपको बाबूजी बोल दिया कहाँ रहना? हजारीबाग में पढ़ना है, मंगलम में, ठीक है पढ़ाई करो। 1 एकड़ जमीन तुमको दे दिए। अब 1 एकड़ जमीन से जितना उपज होगा तुम उससे अपना पढ़ाई लिखाई करो। अब 19 एकड़ में हम अपना फैमिली चलाएंगे। तो उससे क्या हो गया? आप अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगिएगा, क्योंकि आपको 1 एकड़ जमीन दे दिया गया। अब उस जमीन से जितना आमदनी करना है, जितना पैसा कमाना है, वो आपकी शिक्षा पर पूरा खर्च होगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका पेरेंट भी टेंशन, अब आप टेंशन, ठीक है। अब धान का खेत, चलो धान का खेती लाएंगे तभी ना हजारीबाग खाएंगे। आलू रोपेंगे, प्याज रोपेंगे, धनिया रोपेंगे, मर्चा रोपेंगे, तभी ना खाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो उस तरह डिवाइड करने पर स्टूडेंट भी हजारीबाग में एज मोस्ट नहीं करेगा ज्यादा, और उसको जिम्मेवारी रहेगा, वो एकदम लिमिटेड काम भी करेगा। और इस तरह नहीं तो बाबूजी को फोन किया, पैसा चाहिए, बाबूजी नहीं दिया, तो बाबूजी का भी सबको बोलना कि जितना जितना है वो, मतलब एजुकेशन, शिक्षा पर बोलेंगे। दुर्गा पूजा, दिवाली फेस्टिवल आता है, कपड़ा लगता, ठीक है टेंशन नहीं लो, 1 एकड़ जमीन वो भी दे रहे हैं कि जितना आएगा उससे तुम अपना जितना लन फंड खर्चा है वो करेगा। अब 18 एकड़ जमीन पर तुम्हारा अभी हम लोग पारिवारिक सहायता करेंगे। कौन से सही मारे? उससे क्या होगा? शासन व्यवस्था में कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं, वो अभी भी मिलता है। जैसे आपके पापा की जो भी सैलरी आती है वो सैलरी को अपना डिवाइड कर देते हैं, शिक्षा पर इतना खर्च करना है हमको, घर की राशन पर इतना रहना है, सेविंग अकाउंट में इतना जमा करना है, अन्य खर्च के लिए इतना करना है। तो मतलब वो अपनी मंथली सैलरी को डिवाइड कर देते हैं सैलरी वाले, इतना महीना में वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। कौन से सही मारी है? तो उस जमाने में भी वो व्यवस्था चल रही थी। तो मंदिरों को उपहार दी गई भूमि को क्या कहते थे आप लोग? देवदान। और दूसरी भाषा में उसे क्या कहा जाता था? तेरुनम टक्कनानी। क्या कहा जाता था? तिरुनम टक्कानी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम रहेगा आपका। तो ये सारी भूमि के बारे में समझ में आ रही बात। उसके बाद जो होता था जैन संस्थाओं के लिए दान। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ में जैन धर्म का भी विकास हो रहा था, तो जैनियों को, क्योंकि ये जो था ये सर्व धर्म को मानने वाले थे, ठीक,
सर्वधर्म मतलब इनके धर्म में जो भी शासन व्यवस्था में जो भी धर्म चल रहा था उस सारे धर्म को लेकर के चल रहे थे, इसीलिए इनकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चली थी। तो उससे जैन धर्म के लिए जो भूमि दान दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? पल्ली चंदनम। क्या कहा जाता था? पल्ली चंदनम। कौन से सही माई बात? तो आप बोलो, आपका बेलन नाव गई भूमि किसको दान किया जाता था? ठीक है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शाला भोग। फिर मंदिरों को उपहार दी गई भूमि को देवदान। जैन धर्मों को दी गई भूमि को, ठीक है। और ये टैक्स कितना वसूलते थे अपने जमीन का? भूलिएगा नहीं। आ जाओ। उसके बाद यहां पर कुछ अभिलेख, अभिलेख का मतलब आप लोग को पता है, कुछ अभिलेख से पता चला है कि यहां पर जो हुआ करते थे वहां सभा की सदस्यता कैसे चलती थी। सभा की सदस्यता थी, जैसा कि आपके इतिहास में बता चुके हैं, किसी भी इतिहास को जानने का हम लोग का मुख्य दो स्रोत था, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक क्षेत्र में अभिलेख बहुत बड़ा भूमिका थी। भारत में अभिलेख की प्रथा किसने चलाई थी? आपको बताए थे सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक ने अभिलेख को कितनी प्रथा चलाई थी? तीन तरह के रूप से क्या था बोलो? स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख, ये तीन तरह की अपनी प्रथा चलाई थी। ठीक, तो ये जब वो प्रथा वहां से चली गई तो आगे भी राजाओं ने साउथ का फॉलो किया। तो यहां पर बोला गया है उत्तर मेरुर अभिलेख के अनुसार वहां की जो सभा की सदस्यता होती थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जानकारी किस साम्राज्य से मिलती है? चोल साम्राज्य के बारे में। तो देखो क्या बोला गया, सभा की सदस्यता जो अभी बताएं अभी, तो ऐसे नहीं बनती थी, उसका कुछ कंडीशन होता था। वो सभा की सदस्यता बनने लायक है कि नहीं तो हर आदमी सभा का मेंबर बन जाएगा। जैसे आप लोग जैसे सरस्वती पूजा करते हैं कि गांव जाए सरस्वती पूजा करना है, तो आप अपना किसने क्या बोलते हैं ग्रुप कैसे बनाते हैं? जो चंदा नहीं देगा उसको रखते हैं? नहीं, सबको देना पड़ेगा तभी ये मेरा ग्रुप में रहेगा। जनरली जो भी आर्थिक मदद है सब करने वाला देते हैं, और जो नहीं है वो शारीरिक रूप से सहायता करेंगे। और जो कुछ ना आर्थिक करेगा ना शारीरिक करेगा तो उसको अपना ग्रुप में रखते हैं। उसको रखते हैं नहीं? अच्छा, झारखंड का सबसे फेमस रामनवमी। रामनवमी तो सब कोई करता होगा लगभग, मैंने जो भी अपना फेस्टिवल मनाते हैं तो क्या होता है ग्रुपिंग वाइज। और नहीं तो सबसे बड़ा स्पॉट कौन? पिकनिक है ना, वो सबसे बड़ा उदाहरण। पिकनिक में जो चंदा नहीं देगा लेके जाएंगे साथे? नहीं ले जाएंगे, चलो बर्तन धोएगा तुम्हें तभी तुमको खाने मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कुछ उसकी योग्यता होनी चाहिए तभी ना। आप बोलेगा 10 गो लोग चल जाएगा फ्री रखिएगा, देख रहे आप भूखे हैं वहां खा रहा हो लोग, तो मारा बेटी वही चालू हो जाएगा। एक बोले थे तुम 10 को लेकर के आ गया, चलो तुम ही दो अब सब पैसा। तो उसी प्रकार यहाँ साम्राज्य में जो था सदस्यता रखने के लिए कुछ उसकी योग्यता हुआ करती। देखो क्या बोला गया था, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सके। बोला समझते हैं ना? मतलब अगर कोई सदस्य बनेगा तो उसके पास इतनी जमीन होना चाहिए जहां से राजस्व कुछ आता हो। अब वो फकीर चंद रहेगा तो कैसे सदस्यता बनेगा? कुछ मदद कर पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस सदस्यता का पहला कंडीशन था कि इसका मेंबर वही कोई बन सकता है जिसके पास ऐसी जमीन है जिससे सरकार से टैक्स दे सके, तभी तो मदद करेंगे। तो यही देखो कि देखना, आप देखेंगे कोई रिहायशी इलाका बोलते हैं हम लोग, बोल देते हैं बहुत रिहायशी इलाका, हजारीबाग का इतना बढ़िया इलाका है। उसका मतलब क्या? उस जगह से सरकार को ज्यादा आमदनी हो रही है इसीलिए वहां ज्यादा सुख सुविधाएं देंगे। अभी बाबू गांव एरिया में स्टूडेंट रहता है, कोई आमदनी है सरकार को नहीं होता है तो बिजली नहीं रहेगा। अब जिस एरिया से सरकार को प्रॉपर बिजली मिल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, उसको टैक्स ज्यादा वसूली, वहां बिजली नहीं कटेगा। देखना, पानी प्रचुर मात्रा मिली क्योंकि उसको आमदनी हो रहा है। तो सेम उसी प्रकार इस जमाने में कि अगर कोई भी सभा की सदस्यता बनते थे तो उसके पास भू ऐसी जमीन होनी चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सके। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? दूसरा कंडीशन होने के बाद उसके पास अपना घर होना चाहिए। अब वो घरे नहीं है, वो कबीलाई जीवन है तो सदस्यता बनेगा? अभी 2 महीना यहाँ, 4 महीना वहां, 8 महीना यहाँ तो होगा। अभी आप मान ले गांव में कोई समिति बनाए होंगे, आप रहते हैं हजारीबाग में, ये लड़का लड़की लोग तो हजारीबाग में रहता है, इसको हटाओ बाहर करो, गांव में उसको समिति में इन्वॉल्व नहीं रखेगा। कौन से सही मारी ये बात? तीसरा कंडीशन होना चाहिए, देखो उम्र पर पाबंदी थी। उम्र निर्धारित किया गया था 35 से 70 के बीच होना चाहिए।
क्योंकि 35 से 70 के बीच में आदमी का जीवन मैच्योर हो जाता है। मैच्योर ये नहीं कि तुरंत कुछ बोला तो मारे पीट के लिए भिड़ गए, लाठी निकाल लिए। अभी 12-15 साल का कोई बच्चा को बोल दे, बाद में सोचेगा का मारपीट पहले करके घर भाग जाएगा, शर्ट उठ फड़वाड़ हुआ लिया, पूरा हो रहा भाग गया, करता है कि नहीं। लेकिन अगर 35-40 का उम्र रहेगा, वो 2 शब्द अगर उसको बोला तो पहले उसको डिसीजन करेगा क्या सही है, उचित है, कार्रवाई की जानी चाहिए, तब कौन से सही मारी है। इसीलिए उस समय में उम्र का सीमा भी निर्धारित था, कितना था, कौन सा सही माए। इसीलिए जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो लगभग 60 प्लस से बनते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वहां होना चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ बहुत बोल रहा था, आओ उसको बोला, तो बेचारा का हालत खराब हो जाएगा ना। जैसे आप लोग अधिकारी बन जाएगा। मेरा पड़ोसी जब जाते थे तो T20 टोन मारता था, आप उसको खैरियत नहीं, अब हम रह रहे हैं। जाता था तो मेरा बाइक का साइकिल का हावे निकाल देता था, लॉज में रखते थे हावे खोल देता था, आप अधिकारी अब बने, चलो जी वो लॉज में बहुत सायरन मारते हुए गाड़ी ले गए, कौन है जी यहाँ पर, बेचारा जीना हराम। कौन से सही मारी बात। इसीलिए अधिकारी लोग जो बनते हैं ना, उसका पोस्टिंग अपना होम टाउन में नहीं मिलेगा, नहीं तो आप अपने अधिकारी का मिसयूज कीजिएगा। जितना आपका जितना राजा, जितना बदमाशी आपको जो सताया होगा, बहुत दुख दिया होगा, उसी पर पहले एक दिमाग में उसी का नाम दौड़ता है, सबको भूल जाएगा। लेकिन जो आपके बारे में बुरा सोचा है ना, या कुछ बुरा कहा है, वो जीवन में याद रखिएगा, भुलाने से नहीं भुलाए रहेगा। अच्छी बातें याद नहीं रहती है, लेकिन बुरे बातें एक को एकदम एकदम ट्रांसलेट रहेगा, वर्ड टू वर्ड उसको रिपीट कर देगा। ऐसे तो बोल रहा था, हम इतना पढ़ रहे थे तो तुम डीजे बजा रहा था रात में, काहे बजा रहा था बताओ, तो हम और उच्चाधिकारी बनते, हम यहीं तक रह गए, आओ सारे लेके। इसीलिए जब भी किसी भी फील्ड का, किसी भी ब्रांच का अधिकारी बनिएगा तो आपका पोस्टिंग आपका होम टाउन नहीं होगा, ठीक है। वो 5 ईयर्स में होता है। जब अधिकारी बनिएगा तब बताएंगे उसका प्रोसेस क्या होता है। अभी आप अधिकारी नहीं बनिए तो समझिए वो अधिक दूसरे स्टेट में रहेगी, जिसे आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं। मान लीजिए आप हजारीबाग का डीसी बन जाइएगा तुरते, तब तो हजारीबाग का कंट्रोल कर लीजिएगा, नहीं बनाया जाएगा, आपको किसी दूसरे राज्य में भेजा जाएगा, राज्य भी भेज देगा, जिला तो छोड़िए दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात। तो इसीलिए वहां का उम्र सीमा कितना होना चाहिए। अगला पॉइंट बोला गया है उससे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेद हम लोग जानते हैं कितना था, 7। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये 4 वेद हुआ करते थे। तो उसे वेद का ज्ञान, क्योंकि उस जमाने में अगर वेद जो होता था शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम होता था। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको हिंदी पढ़ने नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, मैथ ऐबे नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप जल के अधिकारी बनने, तो क्या होगा, दूसरे से पढ़ाएंगे। जैसे नेता लोग पहले जमाने में अंगूठा टामने पा, उसका देखते जो बगल में रहते वो आईएएस अधिकारी सब रहते हैं, वो सब लिख के देंगे, वही पढ़ेंगे। एक मूवी में दिखा रहा गलत लिखा तो गलती पढ़ रहा है ना, 3 इडियट जो भी रहा। और ये गलत गलती पढ़ा, मैंने उसका ये भी पता नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कहने का सेंस होने क्या होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए। और ये समस्या बता देते एसएससी में भी आई थी। एसएससी में क्या प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हुआ था एसएससी में, क्योंकि आप अधिकारी बन जा रहे हैं, आपको लिखने नहीं आ रहा था, डिफिकल्ट है ना। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। अब मान लीजिए आपको कुछ लिखने आ रहा है, हिंदी पूरा गलत लिख रहे हैं, तो मान लीजिए चपरासी आपका रहेगा अंडर में, तो ये कैसे अधिकारी बन गया है। एक से बढ़िया तो हम ही लिख रहे थे। हाँ मिलेगा आपको, अभी जितना अधिकारी झारखंड में बनेगा तो बोलेगा एक से बढ़िया तो हम ही लिखते और सही लिखते, कैसे बना है, पक्का घूस दे के बना है, बोलेगा ना उसको। तो आप किसी भी व्यक्ति की महिमा जो होती है उसकी पोस्ट की महिमा होती है, वो पोस्ट से हट गया कोई वैल्यू नहीं। तो आप जिस ऊंचे पोस्ट पर है उसकी वैल्यू होना चाहिए। इसीलिए योग्यता के अनुसार बहाली की प्रथा प्रारंभ की गई हमारे देश में, कि योग्यता अगर रहेगी तो उस समाज का भी विकास होगा। चलिए, तो ये जो बोला गया, अगला बोला गया है प्रशासनिक मामलों की, देखो जो बोल रहे हैं वही सब लिखा हुआ है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार बनिएगा प्रशासनिक इकाई पर जाने पर, एक को कोई ईमानदार नहीं रहिएगा, बनिएगा। जैसे कॉपी साइन आएगा ना वो अगले देखेगा, इसको कहीं देखे है, इतना लाख का टेंडर पार हो रहा है,
ये तो खर्चा 100 रुपए चाय भी नहीं पिलाता था एक कप किसी को। ये 10 लाख का टेंडर है जी, पैसा कौड़ी सर ठीक है स्टाफ थ्रू आ जाएगा आपका, साइन मारे, नहीं नहीं वहां पैसा पहले भेजिए तभी ना आएगा। ऐसे ही ना होता है, जब जाइएगा साइन करा लेना तो ऐसे देखेगा, ऐसे उठ करके ऐसे देख रहा, समझ जाइए उसको खर्चा पानी चाहिए, कलम नहीं चल रहा है, गांधी जी का नोट चाहिए तभी आएगा काम। होता है कि नहीं? जाइए कॉलेज से तो चालू होता है, कॉलेज में ऐसे देखते रहेगा, वो पास हो जाइएगा ना सर्टिफिकेट हाथ में रहेगा उसका। अरे क्या हुआ? बोले क्या हुआ जी? आप बोलिए क्या हुआ सर? आप ही का नाम है? हाँ हम सोच रहे थे आप ही का नाम है व्यक्ति का। तो कुछ मिठाई उठाई खाने का पैसा? सर अभी खुला नहीं है, फोन पे का जमाना है। फोन पे है, अरे फोन में नेटवर्क ही बैलेंस नहीं है, अभी तो स्टूडेंट का है ना कि नेटवर्क नहीं रहता है, तो कैसे चलाते हैं? अरे उधार मांग के ले लो किसी दूसरा से। अरे नहीं है कोई उधार बच्चा, टेक्निक समझ में आए ना, तो सर्टिफिकेट नहीं देगा, है ना। और जनरली एक खुशी का तार होता है कि आप ग्रेजुएट बन जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन जब रहेगा कोई थोड़ा बदमाश स्टूडेंट तो रहता है, सर बैलेंस नहीं है फोन में, कैसे आए जी? आज दोस्त का उधार भाड़ा मांग करके आए हम हैं, बहुत सारा बहाना बनाता है। तो देखो प्रशासनिक इकाई जब होगा तो वो जिम्मेवार भी होना चाहिए और ईमानदार भी। अगला बोला गया देखो, यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, मतलब किसी नए आदमी को चांस देना चाहिए। सोचो कितनी अच्छी व्यवस्था एक समिति का बनाया है। ये सारी व्यवस्था मेरा अनुमान से आज का जो हम लोग का राजनीतिक व्यवस्था चलाना जरूर होना चाहिए। देखो अरे एक एजुकेटेड नेता बनेगा तो पब्लिक के बारे में सोचेगा, ईमानदार रहेगा तो घूस नहीं लेगा, सारा सिस्टम चलेगा, पढ़ा एज जो रहेगा तो वो क्विक डिसीजंस ले पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा। और अगर मान लो कि एक बार जो सपोज करो एमएलए एमपी बन गया, दूसरा नया को चांस देगा तो होगा। कौन ऐसा देश है, हाँ तो नाम बोल रहे हैं, वो देश में एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद दूसरा बार नहीं बनता है वो देश में। अमेरिका नहीं है, अमेरिका में बने हैं, अमेरिका में तो रिपीटेड बना है, मतलब वहां की जनता नहीं चुनता है जल्दी, मतलब एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया दोबारा नहीं बनेगा। और भी भारत में भी है कोई राज्य भूल रहे, वहां एक बार अगर मुख्यमंत्री बन गया ना तो दोबारा उसका मुख्यमंत्री का नंबर नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा कि वहां पर करप्शन कम होगा। कौन सा सही हमारी बात ना? तो वही बोला गया था यहां पर एक बार जो सदस्य का मेंबर होगा वो कितने साल के बाद बनेगा? दोबारा नहीं बन सकता अगर 3 साल तक कोई बन गया है तो, मतलब आप अगला को टाइम देंगे। उसके बाद अगला देखिए क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपने जिसे अपने और अपने संबंधियों के खाता जमा नहीं कराए हैं और वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझ में आई बात? आप अपना बोलेंगे मेरा तो सर 0 बैलेंस है और सब पैसा ट्रांसफर कर दिया अपने गोतिया रिश्तेदार सबको, तो इसीलिए बोला कि नहीं गोतिया और रिश्तेदार का भी पॉलिटी में बताए थे ना। तो आपका क्या होता है, वहां पर जितना भी कागज रिपोर्ट होता है आपको जमा करना पड़ता है। तो देखो अभी जो ये जितनी जो थे आज से लगभग 1500 साल, अभी 2022वीं सदी चल रहे और हम लोग ये क्या सदी की बात कर रहे हैं, 9वीं सदी का, तो लगभग इतने वर्ष से पहले ही सारा सिस्टम बना हुआ था। तभी तो बोला गया कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चलेगी जब उसे पारदर्शिता होगी। तो ये सारे पारदर्शिता उसमें दिख रही थी कि कोई भी एक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। समझ में आई बात? आगे देखो, इसके बाद देखो लिखा हुआ है ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि। अब ब्राह्मण के जो भूमि दिया जाता था उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो उनकी भूमि जो होता था धार्मिक अनुष्ठान में यूज क्या करते थे, तो उस भूमि को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। देखो मंगलम जानते हैं ना, चतुर्वेदी मंगलम। इसीलिए आप लोग से बहुत कम पैसा लेते हैं, हमें जितनी मेरी नीड रहता है उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन ईमान स्टूडेंट लोग बेईमान है। बेईमान कहने का मतलब बाबूजी से ढेर पैसा मांगता है इतना नाम पर और हमारा पैसा कम देता है, तो आप हम लेंगे आगे चल के तो मंगलम नहीं नाम रखेंगे। तो भूमि जो लिया जाता था कर मुक्त, कर मुक्त मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, टैक्स फ्री, तो उसी भूमि को बोला जाता था चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, दान दी गई और भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। आपको बोले थे जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था उसे कहा जाता ब्रह्मदेव, और ब्राह्मणों के ऊपर जो टैक्स नहीं लगता था भूमि को, उस भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। ठीक,
और उसके बाद जब चोल रहेगा, राजा व्यवस्था चलाएगा, तो सेना उना भी तो रखेंगे। तो देखो बोला गया चोल सेना का सबसे बड़ा संगठित मतलब पूरा यूनिटी का जो अंग होता था उसे क्या कहा जाता था? पदाति सेना। अभी जैसे हम लोग का सेना का मेन ग्रुप है क्या है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये 3 ग्रुप है। उसके बाद पारामिलिट्री फोर्स में बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सभी होता है, ये सभी होते हैं पारामिलिट्री। मिलिट्री के अंदर में 3 जवान मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये होते हैं मिलिट्री। और बाकी सभी होते हैं अर्ध सैनिक बल, वो सैनिक होते हैं, और ये सब होते हैं अर्ध सैनिक, जैसे बीएसएफ, ये अर्ध सैनिक। सही माई बात। आगे चोल काल में सोने का सिक्का चला करता था। उस सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, कंजलू। क्या कहा जाता था? कंजलू लिखा हुआ है, गलत, सॉरी बोले, कलंजू। क्या कहा जाता था? थोड़ा नाम इसका उल्टा पुल्टा है, कलंजू कहा जाता था। तो चोल साम्राज्य में जो सोने के सिक्के चलते थे उसे क्या कहा जाता था? कलंजू। ठीक है। उसके बाद वहां पर कवि भी रहा करते थे, क्योंकि तमिल भाषा की रचना की है बहुत सारे। तो बोला जाता था तमिल कवियों में कौन फेमस था? नाम पढ़ो। जैंगोदर, बगोदर। बड़ा है, बगोदर का नाम सुने ना? कहां पड़ता है? इधर दीवार का ऊपर चल जाएंगे, बगोदर चले जाएंगे अलग। हाँ, धनबाद से पीछे। अच्छा ठीक है, धनबाद बोकारो उधर उठा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? जंगोदर। क्या कह रहे थे? जंगोदर एक प्रसिद्ध, इसलिए सब नाम बोलते ना, याद आएगा। जैसे बगोदर का नाम आएगा तो जंगोदर कोई था। कौन से सही मार है ना? ठीक है। तो जंगोदर प्रसिद्ध कवि थे, और उसी में देखो कौन सा रहते थे? राज कवि थे कुलोत्तुंग। बताए थे ना, प्रथम जो राज कवि थे और उसने रचना की थी, उस रचना का नाम क्या था? कलिंग तुर्पणी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कलिंग तुर्पणी के रचयिता कौन थे? कुलोत्तुंग। क्या बोलेंगे? कुलोत्तुंग। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम। तो थोड़ा सा नाम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो मेन पॉइंट है वही याद है। तो चोल साम्राज्य में जो सोने के सिक्के चले जाते उसका नाम क्या था? ठीक है। उसके बाद जो रचयिता थे कलिंग तुर्पणी का रचयिता कौन थे? कुलोत्तुंग प्रथम। बोलो, कुलोत्तुंग। कुलोत्तुंग कौन सी पुस्तक की रचना की थी? फिर से बोलो, नहीं साउंड आया, फिर से बोलो। अभी भी नहीं बोल रहा, फिर से। आगे वाला बोला, पीछे शांत रह जाता है, ऐसे मुंडी गाड़ के नीचे से बोलो कस के। उसके बाद कितना लंबा है? उसके बाद देखो बताए थे, जैसे तमिल में जैसे चोल साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था चल रही थी, कहां चल रही थी? हजारीबाग में। ऐसा बोलवे करता है लोग। बताए, शुरू से बताते आ रहे हैं। तो हम लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। हाँ, देख लो, भगवान बचाए। अरे ये उत्तर भारत है, दक्षिण भारत। चोल साम्राज्य अपने साम्राज्य का जो पूर्ण विस्तार किया वो दक्षिण भारत में ने किया। पहला लाइन में यही बोले हमें। और इन्होंने अपने राजधानी कहां बनाई थी? तंजौर। कहां से? अरे दक्षिण भारत से ना। और इसके संस्थापक कौन था चोल वंश का? विजयालय। भुलाया। और इसने अपने डेवलप किया था दक्षिण भारत का कौन कौन सा भाग को? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो तमिल भाषा में कभी भी आएगा, अभी बोलेंगे तमिल लिखिए, तो कहा लिखिएगा आप लोग? हिंदी लिखिएगा ना, देवनागरी भाषा। और देवनागरी भाषा को अगर पुराना जमाना में क्या कहते थे? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहते थे ना। अब पाकिस्तान चला जाएगा तो कौन लिपि बोलिएगा? खरोष्टी लिपि, जो उर्दू में उल्टा लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड खरोष्टी लिपि। और अरमाइन लिखी अफगानिस्तान। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ पढ़े दूसरा सफा, एक रटे तो दूसरा सफा। इतना जल्दी मत भूलिए, इतनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं कि आपका दिमाग में लोड है। तो उसी प्रकार जब साउथ में चलेंगे, बस इसके बाद रोक देंगे। साउथ में जब चलेंगे तो अभी जैसे हम लोग उत्तर भारत हिंदी में लिखेंगे, तो तमिल लोग तमिल भाषा में नहीं लिखाएंगे, इसीलिए से कहा तमिल कवि। क्या कहा गया? तमिल कवि। भारत का शेक्सपियर,
कालिदास। कहां था कालिदास का निवास स्थान? हजारीबाग। अच्छा, कोडरमा। देखो इसके बाद जो बोला गया है हजारीबाग नहीं था, ऐसे बोले। देखो यहां जो बोला गया तमिल साहित्य को, जो साहित्य का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, कम्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही सब जो पूछा गया है जो एग्जाम में पूछा गया है। कम्बन, नाम पढ़ो क्या लिखा गया है, ओटकुटन, ठीक है। उसके बाद पुगलेंदी को तमिल साहित्य का, और ये सभी जो व्यक्ति है पम, पोन, रन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। तो तमिल साहित्य के तीन रत्न इधर और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न इधर। तीन रत्न मतलब समझे, मेरे दो अनमोल रतन, हम लोग का दो अनमोल रतन क्या है, दो आंख, आंख रहेगा तो कुछ होगा, जय, ये बहुत अनमोल रतन है। लेकिन आप अपने अनमोल रतन को खोते हैं किसमें, मोबाइल देख करके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, यूट्यूब और जितना सोशल मीडिया। इसीलिए बोलता मेरे दो अनमोल रतन वो ले रहा, तो दो अनमोल रतन से चार अनमोल रतन हो जाता है, दो के साथ दो फ्री, दो और लग जाता है, लगता है ना। तभी इसके नाम है चश्मा, हिंदी बोलते हैं ना चश्मा, चश्मा बोलते हैं ना, चार गो। ऐनक नहीं, ऐनक उसको बोलते हैं, ऐनक तो मिरर को बोलते, देखते हैं इसमें। अच्छा ऐनक, वो ऐनक मॉडल ओरिजिनल है चश्मा, मतलब चार गो आंख, चार गो हो जाता है, दो गो रहेगा तो उसको चश्मा नहीं होता, बोलते चश्मिश, बोलते हैं ना चश्मिश। हाँ चश्मिश, डायरेक्ट होता है, बहुत चश्मिश वाला पे लगा हो गई है, आप तो शौकों से लगाता है, इतना बड़का बड़का ला। हाँ इतना इसके चेहरे ढका जाता है, इतना तो नॉर्मल, चलो आंख का साइज इतना, अब तो लगता है इतना, मैंने डिजाइनों के तौर पर इतना बड़का बड़का, और नहीं मिलता है तो फेसबुक का आता है क्लिप, लगा लेता है बड़का वो चश्मा, बिल्ली वाला सिर लगा लेता है, अपने आप को खूबसूरती। जय हिंद जय भारत। आओ तीन रत्न पढ़ छोड़ देंगे, बोलो इसमें तीन रत्न जो थे तमिल साहित्य के, बताओ नाम बताओ, वेरी वेरी, कम्बन, उसके बाद ओटकम और पुगलेंदी। याद पूछा जाएगा कि कम्बन किस भाषा के रचयिता साहित्य से संबंधित थे, तमिल साहित्य, इसका नाम नहीं भूलना, बाकी भूल जाओगे तो चलो कि रिपीट किया है क्वेश्चन एग्जाम में। इधर उसके बाद पम, पोन, इसका नाम नहीं भूलना, और रत्न, ये कौन साहित्य थे, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया है, ज्यादा नहीं, कल हल्का सा क्लास रहेगा, मतलब कल इसका थर्ड पार्ट चलेगा, चोल साम्राज्य खत्म, मतलब लगभग लगभग आपका समापन की ओर है, ठीक है। आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।